सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम जैसे वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे और हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी जान लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे आपको एक नई चीज़ बतानी है। जैसे कि हमने लास्ट की क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य शक्ति पर मैं जान लिया था। अब मैं बात करता हूँ कि आज बात क्या होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता नहीं, लेकिन मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंटली ये बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो हम हेडिंग लिखने वाले हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एज अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब हम स्कूल की कहानी पढ़ते हैं तब तो हम इस चीज़ को ध्यान में देते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो हम इसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। दोस्तों, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, देखो, कंजर्वेटिव फोर्स हमने संरक्षित बल पढ़े थे। उन संरक्षित बल को अब हम ना स्थैतिक ऊर्जा की प्रवणता के हिसाब से पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। तो हम लिखेंगे, संरक्षित बलों को धनात्मक स्थैतिज ऊर्जा की प्रवणता के हिसाब से कैसे देखा जाता है। तो संरक्षित बल या हम कह सकते हैं ऋणात्मक, सॉरी, ठीक है दोस्तों, मैं धनात्मक कह रहा था, ऋणात्मक ऋणात्मक स्थैतिक ऊर्जा की प्रवणता में संरक्षित बल क्या होते हैं। दोस्तों, देखिए, ध्यान से समझना। हमें पता है, जब हम एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, ठीक है, और जब कुछ फोर्स लगता है, कोई फोर्स होगा। देखो, मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, जो पथ पर निर्भर नहीं करते, है ना। जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षित बल कहते हैं। तो अगर आप किसी बॉडी को, व्हेन अ बॉडी, ध्यान से सुनना दोस्तों, बस छोटी सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब किसी वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हो, अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, किसी कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षित बल के विपरीत। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। जैसे इलास्टिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि हमारा प्रत्यास्थ बल हो गया, ठीक है। कई बार ऑप्शन में आ भी जाता है ये, इलास्टिक पे ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, जिसको हम विद्युत बल भी बोलते हैं। ये सारे फोर्स हो गए, ठीक है। देन दोस्तों, होगा क्या, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर ऐसा हुआ तो ना, अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसको हम एक स्थान से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और यहाँ पर हम एक संरक्षित बल के विपरीत लेके जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, वर्क डन, मैं हिंदी में भी इसको लिखूंगा, ध्यान से समझना। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान जो कार्य हुआ होगा, जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन होगा दोस्तों, वो वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा के रूप में ये कार्य यहाँ पर स्टोर यानी कि जमा हो रखा होगा, रुका हुआ होगा, क्योंकि हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य होगा वो एक स्थैतिक ऊर्जा के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। जब भी ध्यान आए कि वर्क ही एनर्जी है, ये मैं लास्ट टाइम में भी बता रहा था आपको, तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों, इस फॉर्म को हम कैसे दर्शाएंगे? तो याद रखना, हम कंजर्वेटिव फोर्स को बताते हैं
देखो, वर्क इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन। अगर मैं यहां से बल निकालूं तो वो निकलेगा कार्य बटे विस्थापन, ये बात तो सीधा सा सूत्र है। अब मैं कह रहा हूं वो जो कार्य हो रहा है वही स्थैतिक ऊर्जा के रूप में है, और क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, अगेंस्ट लगा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो याद रखेंगे दोस्तों वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यही बात आपको समझानी है कि जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अब इस बात को ना समझना ऐसे कि जब एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु की तरफ, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जब हम किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं, किसी संरक्षित बल के विपरीत लेकर जाते हैं, संरक्षित बल कौन कौन से हैं? संरक्षित बल मैं आपको बता ही रहा था, जैसे संरक्षित बल हमारे पास प्रत्यास्थ बल हो जाएगा, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास वैद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, इन बल के विपरीत अगर हम ले जाते हैं तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य वह स्थैतिक ऊर्जा के रूप में होता है। और इस केस में दोस्तों जो बल होगा वो बन जाएगा ऋणात्मक स्थैतिक ऊर्जा की प्रवणता। अब आप ना बस कुछ ध्यान में मत रखना, अगर आपको ये कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आपके एग्जाम में याद रखना। भैया अगर एनर्जी आपको दे रखी हो, आपको ऊर्जा दे रखी हो, सीधे गांव की आसान भाषा में बताता हूँ, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ऊर्जा दे रखी हो तो आपको ऊर्जा का ना डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, आपको बल मिल जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको ऊर्जा का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उस एनर्जी का आपको स्थिति के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है, और आपको बल मिल जाएगा। बस इतनी बात ध्यान में रखना। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एज अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक स्थैतिक ऊर्जा की प्रवणता में संरक्षित बल कैसे निकाला जाए। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको ना डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन दे सकता हूं मैं यहाँ पे आपको कि भाई आपको दे दिया कि एक ऊर्जा जो है वो है 3x² प्लस 2x, यानी कि x का मान रखने पर, x का मान रखते ही हमारी ऊर्जा बदल रही है ना, ऊर्जा चेंज हो रही है। आपसे बोला कितना बल लगेगा x बराबर 1 मीटर की दूरी पर। अब आपको एनर्जी दे रखी है, फोर्स निकालना है, बच्चा यहीं पे परेशान कि यार ये निकलेगा कैसे। तो कुछ नहीं करना भैया, आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 2x, यानी कि आप क्या कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अवकलन कर दें। सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन 6x और यहाँ हो जाएगा 2। नाउ दोस्तों फोर्स निकालना है हमने एट x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो ये निकल जाएगा 6 गुणा 1 प्लस 2, ये बन जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 8 न्यूटन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि संरक्षित बल हमेशा ऋणात्मक प्रवणता होती है स्थैतिक ऊर्जा की। तो आई होप ये छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी, पर किस तरीके से क्वेश्चन करना है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना दोस्तों। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालना चाहूँ, आपको वेरिएबल फोर्स दे रखा हो, तो आप इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, आप यहाँ से ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें ना ध्यान में रखा करो, ठीक है, इसे भूलना मना है। ठीक है, कि अगर आपको कभी ऊर्जा निकालनी हो तो भैया ऊर्जा बन जाएगी इस बल
गुणा विस्थापन का इंटीग्रेशन। और शायद आपको ध्यान में भी हो, वर्कडन हम ऐसे ही निकालते थे वेरिएबल फोर्स से। याद है, जब परावर्ती बल होता है तो परावर्ती बल से हमें कार्य कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो वही फॉर्मूला मैंने आपको अब ऊर्जा के तौर पे बता दिया। चलिए दोस्तों, नाउ एक छोटी सी बात आप सभी को पता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहे हैं हम इसको, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है दोस्तों सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत बहुत ही आसान सी चीज कहता है, बचपन में पढ़ी भी थी, कई बार ये थ्योरीज में ही आ जाता है, कई बार ये ऐसे ही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे छोटी सी बात, इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही ऊर्जा को मिटाया जा सकता है, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि जो टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स, the total energy in the universe remains constant। क्या कह रहा है, जो जितनी भी ऊर्जा हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में होती है वो हमेशा कैसी होती है, नियत होती है। क्या कहता है ये सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या इस नियम के अनुसार, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता मिटाया जा सकता, बस एक सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, पर ना इसे बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। यानी कि पूरे पूरे यूनिवर्स बोलो या अंतरिक्ष में बोलो, ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ना वो बदलती है, सॉरी ना वो उत्पन्न की जा सकती है ना उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको इसको दूं तो आप शायद समझ सकें। उदाहरण ये है कि मानो यहाँ पे एक बॉल है और ये एक ऊंचाई पे है, ठीक है, एम हाइट, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है, एच ऊंचाई पे ये बॉल रखी गई है। ना दोस्तों, इस एम ऊंचाई पर या इस बॉल का द्रव्यमान एम है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको चेक करना है अलग अलग जगह पर, तो मैंने इस पी पॉइंट पे चेक किया, ठीक है, इस पी पॉइंट पे चेक किया, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में मैंने एक पी पॉइंट माना जो कि एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो यहां से नीचे से कितना बच जाएगा, ये एच माइनस एक्स बच जाएगा, भाई सीधी सीधी बात है ना।
पूरी ऊंचाई h है, x तक मुझे चेक करना है, तो नीचे से बची h माइनस एक्स। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने ना 3 पॉइंट पे एनर्जी निकालनी है। मैंने निकालनी है एनर्जी ए पॉइंट पे, मैंने निकालनी है एनर्जी पी पॉइंट पे, और मैंने निकालनी है एनर्जी सी पॉइंट पे। 3 पॉइंट्स पे अपन एनर्जी को देखेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट पे एनर्जी बराबर होती है तो हमारी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो दोस्तों याद रखना, मैक्सिमम हाइट यानी कि h ऊंचाई पर जब a पे होगा, बिंदु a पे जब वस्तु है, कहां पे है, एट पॉइंट a, कहां पे, बिंदु a पर वस्तु है, जब ये कहां पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एट पॉइंट b, कहां पर है, जब p बिंदु पर वस्तु रखी गई है, और c पॉइंट पे देखेंगे हम एट पॉइंट c। ठीक है, तो ए बिंदु पर क्या ऊर्जा होने वाली है, तो दोस्तों ऊर्जा जो यहाँ पे होगी अधिकतम, यहाँ पर हमारे पास जो ऊर्जा होगी, देखो ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होती है, ये तो सभी को पता है ना। ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होती है, यानी कि एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये चीजें हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी बॉल को पकड़ा हुआ है, छोड़ा तो है नहीं, तो ए पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी होगी 0, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, वेलोसिटी पर, वेग पर। और इस पॉइंट पर जो एनर्जी हमारे पास होगी मैक्सिमम, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारे पास mgh हो गया। तो अगर आप कुल ऊर्जा देखेंगे ए पॉइंट पे तो निकलेगी 0 प्लस mgh, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी mgh, कहां पर, ए पॉइंट पर, mgh करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं, ये वस्तु नीचे आई इस p पॉइंट पे, ये वस्तु नीचे आई इस p पॉइंट पे, ठीक है। तो जब ये वस्तु नीचे आ रही है तो भाई मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसका कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, v वेलोसिटी हो गई होगी, v वेग हो गया होगा, क्योंकि वस्तु अब छोड़ दी, तो छोड़ते छोड़ते बॉल नीचे आई, लेकिन इनिशियली तो ये 0 वेलोसिटी से आ रही थी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से सुने, फ्री फॉल के दौरान हम यहाँ पर एक इक्वेशन लगाए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, x, क्योंकि ये यहाँ से कितनी ऊंचाई ऊपर है, x ऊंचाई ऊपर है ना, ठीक है। तो x इसने दूरी नापी, तो भैया इस पॉइंट पर v का स्क्वायर सेम रहेगा, u तो 0 था, और 2gx बन जाएगा हमारे पास, यानी कि v का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 2gx आ गया। यानी कि अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालूं तो निकलती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वो बन जाएगा हाफ एम, और देखो वी स्क्वायर की वैल्यू पूरी है, इंटू 2gx। तो दोस्तों 2 से टूट गया, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे आ गई 2mgx, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और अगर मैं इस ऊंचाई पर, देखो स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऊंचाई पे देखी जाती है, तो कितनी ऊंचाई पे, h माइनस एक्स, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा देखूं तो h माइनस ये होगी m g h माइनस एक्स। किस बिंदु की बात हो रही है दोस्तों, p बिंदु की बात हो रही है, ठीक है। आपको ये नहीं करना पेपर में, पेपर में ये कुछ नहीं करना, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, ठीक है। तो भैया अगर मैं ऊर्जा निकालू p पॉइंट पे तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा है 2mgx, ठीक है दोस्तों। अच्छा 2 तो कट गया था, सॉरी, ठीक है 2 तो कट गया था, तो mgx बचेगी, एक सेकंड है, ये mgx होगी, 2 तो कट गया ना, अब ठीक है। तो जब 2 कट गया था तो 2 तो रहेगा ही नहीं, देखो ठीक है। तो ये बन गया mgx प्लस mgh, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस mgx, पूरा मर गया। आप देखोगे p पॉइंट में ऊर्जा भी mgh ही है, तो जितनी ऊर्जा a पॉइंट में उतनी ही p पॉइंट पे ही रही, यानी कि कुल ऊर्जा जितनी a में थी उतनी ही p पॉइंट पे भी है। नाउ दोस्तों c की बात करते हैं, ठीक है। जब c पे आएंगे, अब c पे याद रखना, c पे जैसी बॉडी आएगी तो कितनी हाइट पे पहुंची, 0, हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब क्या होता है, जितनी भी गतिज ऊर्जा इस वस्तु के पास थी, या जितनी भी स्थैतिक ऊर्जा इस वस्तु के पास थी, वो पूरी की पूरी किस में बदल चुकी है, वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है। यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर मैं वैसे देखो प्रूफ करवाऊं, अगर आपको ध्यान से देखना, प्रूफ करवाऊं, ठीक है। यू तो 0 हो गया, यू तो 0 हो गया, इसे साइड करो। अब सर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, तो गतिज ऊर्जा के लिए मान लो नीचे आते आते इसका वेग v डैश हो गया, कितना हो गया, v डैश। तो करते हैं वही इक्वेशन जो यहाँ लगाई थी, v डैश का स्क्वायर
स्टार्टिंग में भैया कितने वेग से आया था, 0 वेग से आया था क्योंकि स्टार्टिंग में कोई वेग ही नहीं था। प्लस कितनी चल गई दोस्तों ये 2g ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a का काम कौन कर रहा है g, और दोस्तों आप देखेंगे तो x का काम कौन कर रहा है h, क्योंकि अब ये वस्तु पूरा a से लेके b तक पहुंच गई। अब आपको पता है भाई स्टार्टिंग में तो u 0 रहा होगा, जब इस बॉडी को छोड़ा होगा तो v डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2gh बराबर आ जाएगा। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ m v स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा निकलेगी हाफ m और v का स्क्वायर कितना है 2gh, 2 से टूट गया, गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी देखो mgh। पॉइंट C पर जो ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा mgh है, स्थैतिज ऊर्जा 0 है यानी कि mgh। तो आप देखोगे तो C पॉइंट पे भी mgh, P पॉइंट पे भी mgh और A पॉइंट पे भी mgh, तो भाई साहब हमारी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है पर हमेशा सेम रहती है, ये छोटी सी बात याद रखना। मैंने पूरी डेरिवेशन इसकी बता दी है, ठीक है, आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ बिल्कुल ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये बात आपको याद रखनी है, बाकी किस तरीके से कन्वर्ट होती है मैं कुछ डिवाइसेस अलग आपको बताऊंगा और उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। नाउ बात करते हैं पावर की, पावर क्या होती है यानी कि शक्ति क्या होती है। तो जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं शक्ति होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को बेसिकली, ठीक है, हम ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुनना, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। रेट मतलब कितनी स्पीड में कोई चीज हो रही है, कितने समय के साथ हो रही है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये सूत्र होता है, याद रखेंगे। बाकी बात थोड़ी और करते हैं पावर की कि पावर क्या चीज है। तो पावर दोस्तों अगर मैं बात करूं बहुत ही छोटे समय पे, या हम इसको कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है, बहुत ही छोटे समय पे, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाली जाती है P इज इक्वल्स टू छोटा सा वर्क डन छोटे से समय पर। यानी कि फिर देखो वर्क आपको दे रखा होगा और आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम तात्क्षणिक शक्ति भी कह सकते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको वर्क डन दे रखा होगा दोस्तों कि जो कार्य है वो हो रहा है 3t का स्क्वायर प्लस 5t, और आपको बोला है पावर बताओ, पावर बताओ यानी कि शक्ति बताओ 2 सेकंड में, ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड में कितनी शक्ति लगी होगी इस उपकरण से, उपकरण यानी कि कोई मोटर वोटर होगी, इस मोटर ने भैया कितनी शक्ति 2 सेकंड में लगाई। तो आप पावर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी कि आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ 3t का स्क्वायर प्लस 5t, 3 दूनी 6t प्लस 5, आपकी शक्ति आ गई 6t प्लस 5। अब आपको क्या करना है 1 सेकंड या 2 सेकंड में जितने भी समय में चेक करना है वो रखना है। तो आपकी शक्ति आएगी 6 गुणा 2 प्लस 5 12 प्लस 5 बोले तो 17, और शक्ति की इकाई होती है वॉट, यानी कि वॉट में आ जाएगी। तो 17 वॉट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नाउ दोस्तों आपसे एक चीज और पता है, अगेन अगेन हम वो फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो 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 तो सही कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं अगेन। तो अभी हमें पता लगा पावर का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम, हाँ सर। और अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया, पावर इज इक्वल टू भैया इंस्टेंटेनियस निकालना है, तात्क्षणिक निकालना है, तो छोटा सा कार्य बटे छोटा सा समय। नाउ अगेन दोस्तों आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो क्या मैं इसको यहां चिपका सकता हूं, बिल्कुल, है ना। तो भैया पावर बराबर हम अगर लिखें तो ऊपर आएगा बल गुणा विस्थापन बटे
समय, यानी कि शक्ति बराबर पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, तो एफ डी एस कॉस थीटा बाय डी टी। दोस्तों गौर से ना एक चीज दिखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको मिल रहा है विस्थापन बटे समय। और जब भी विस्थापन बटे समय आता है इसको वेग कहा जाता है, यानी कि पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि शक्ति बराबर बल गुणा वेग गुणा कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा है ना दोस्तों, कॉस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, किसके, फोर्स और वेलोसिटी के। वेयर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। जहां पर थीटा जो है बल और वेग v के बीच का कोण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों इधर आपने बल लगाया और उधर ही वस्तु चली तो वेग भी उधर ही होगा। थीटा का मान कितना होगा, इस साइन 0। पावर इज इक्वल टू बन जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस 0। पावर बराबर हो जाएगा दोस्तों फोर्स इंटू वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं। यानी कि अगर आपको फोर्स दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखा होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं। अगर आपने भैया फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, यानी कि वगडंग जैसे फ्रिक्शन वगैरह होते हैं, तो आपकी शक्ति का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इस केस में आपका थीटा होता है 180 और पावर यानी कि हमारे पास शक्ति बन जाती है cos 180, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पावर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव पावर। ठीक है दोस्तों, छोटी बात याद रखनी है। क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। फोर्स आपको दे रखा है 10 न्यूटन और मान लो इसके कारण कोई वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे दे दी, और आपसे पूछ लिया कार्य बता दो, या आपसे पूछ लिया भैया पावर बता दो। क्या दे दिया दोस्तों, आपको बल दे दिया, आपको वेग दे दिया और बोले शक्ति। तो बल और वेग हमारे दिमाग में ना एकदम फिट नहीं होते, कि बल तो विस्थापन के साथ जुड़ा था, पावर कैसे निकालेंगे। तो आपको याद रखना है बल गुणा वेग को ही शक्ति कहते हैं। आपकी शक्ति आ जाएगी 50 वॉट। वॉट को कैपिटल डब्ल्यू भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखनी है। चलिए तो फटाफट से बात कर लेते हैं थोड़ा पावर की, और यूनिट यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ पावर। क्या बोल रहे हैं हम, शक्ति की इकाई और वीमिया सूत्र। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति के वीमिया सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब बता, आपको वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की होती है सेकंड, तो पावर क्या आ जाएगी, जूल पर सेकंड, जिसको 1 जूल सेकंड इनवर्स कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं वॉट। तो 1 जूल बटे 1 सेकंड को वॉट कहते हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातें याद रखनी है। एक छोटा सा नोट बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, पेपर में ना चमका देता है। जूल के साथ जब सेकंड मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लांक कांस्टेंट की इकाई है। प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि ये प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है जूल सेकंड, और जूल बटा सेकंड शक्ति की इकाई होती है, जिसको हम वॉट कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना कोई बताता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, बट ये याद रखना है। एक सेकंड यार है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इकाई की बात करें तो दोस्तों ऐसी आपको देखने को मिलेगी हॉर्स पावर, जिसको हम अश्व शक्ति कहते हैं। तो एक अश्व शक्ति के अंदर 1 HP
के अंदर 746 वॉट होते हैं, ठीक है। ये भी पावर यानी कि शक्ति की इकाई है, ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 1 वॉट के अंदर 1 जूल सेकंड इनवर्स होता है। हाँ, अभी हमने पढ़ा भाई 1 वॉट के अंदर 1 जूल पर सेकंड होता है, यानी कि 1 जूल के अंदर होते हैं 10 की घात 7 अर्ग। तो 1 वॉट के अंदर कितने अर्ग पर सेकंड? तो 10 की घात 7 अर्ग पर सेकंड होते हैं। 1 वॉट के अंदर 10 की घात 7 अर्ग प्रति सेकंड होते हैं। छोटी छोटी चीजें ना ध्यान में आती नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बात करते हैं डायमेंशन की, यानी कि इसके विमीय सूत्र की। तो पावर का सूत्र यानी कि शक्ति का सूत्र हमने पढ़ा कार्य बटे समय। तो कार्य के लिए ना मैंने आपको याद करवा रखा है बहुत बार, ml² T-2 और नीचे T। तो भाई m का ऐसे ही l का स्क्वायर और t की पावर बन जाएगी -3, क्योंकि जब ये t ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा ml² T-2 और ये पावर लेके आएगा -1। तो बेस अगर सेम होते हैं तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है। सो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। ये डायमेंशन होते हैं पावर के। तो दोस्तों इस सारी चीजों के साथ आपने वर्क एनर्जी पावर के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, आप कोई सी भी किताब उठा लीजिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जितने मैंने आपको बता दिए। अगली क्लास में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम कोलिजन यानी कि संघटन या हम टक्कर कहते हैं, उसको हम निपटा देंगे। और उसके बाद करेंगे कम से कम इनके 40-50 क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर के, जिससे कि वर्क एनर्जी पावर अब कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा ना तो आप फोड़ के आ जाओगे, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने इसमें आपको करा दी है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, पूरी वीडियोस को देखिए, सारी के सारे नोट्स बनाइए, अपने हाथों से सारी चीजें लिखी हैं। तो दोस्तों जिससे आपको फायदा हो, सारी चीज मैंने आपको बता दी, छोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ा है। बस अब आपको क्या करना है, इन चीजों को रिवाइज करना है। तो अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम कोलिजन पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद करेंगे हम कोलिजन करने के बाद न्यूमेरिकल्स प्लस क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं वर्क एनर्जी पावर के, जिससे आपका ये टॉपिक हो जाएगा बहुत ही ज्यादा मजबूत। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही तो शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।